चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के गद्य खंड के 13वां चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। ठीक है ना। 13वां चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षा। जिसके लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, मतलब जे शॉर्ट में इनका नाम बोला गया है। ठीक है। तो देखो, आज हम लोग जो है ना गद्य खंड का अंतिम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अंतिम चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद जो इसमें इस चैप्टर में जानना वो जानेंगे हम लोग। देखिए, तो शिक्षा के लेखक कौन है? शिक्षा जो ये क्या है? तो संभाषण है। संभाषण है इनके द्वारा कैसी कृति है? तो ये क्या है? एक संभाषण है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति जी हैं। अभी लेखक परिचय जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ है? तो 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म मदनपल्ली चित्तूर में, जो एमपी में पड़ता है। कहाँ हुआ था? मदनपल्ली चित्तूर में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनके माता का नाम संजीवमा था और पिता का नाम नारायण जिद्दू था। क्या था? नारायण जिद्दू। और यदि इनकी पूरा नाम बात करी जाए जे कृष्णमूर्ति की, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति था। इनका पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। शॉर्ट में इनको जे कृष्णमूर्ति कहा जाता है। ठीक है। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ठीक है ना। पहली जो रचना है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, और दूसरा द ओनली रिवॉल्यूशन, और तीसरा जो था इनका कृष्णमूर्ति जी नोटबुक है। ये तीन इनकी रचनाएं बहुत प्रमुख थी। याद देखिए कौन कौन? तो इंग्लिश में देखिए किताबें हैं द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, और दूसरा द ओनली रिवॉल्यूशन, और तीसरा था कृष्णमूर्ति जी नोटबुक। ये तीन इनकी रचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे काव्यों की रचना की है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका लेखक परिचय था। इस तरह से लेखक परिचय क्लियर हो गया। और जरा सा अब चलते हैं चैप्टर्स की हम लोग बात करते हैं। देखिए, चैप्टर को क्या किया गया है? मैं 6 पॉइंट में बांट दिया हूँ। जो इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर का नाम है शिक्षा। हम लोग शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो शिक्षक ने जो शिक्षा जो चैप्टर है उसमें जो मुख्य तथ्य है वो मैं पॉइंट लिख दिया, और इसी के आधार पर मैं आपको समझा दूंगा पूरा। ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है, शिक्षा में मेधा शक्ति। ये मेधा शक्ति क्या होती है जी? देखो, ऐसी शक्ति जिससे मनुष्य अपने अंदर के भय को दूर कर ले, अपने अंदर के डर को दूर कर ले, उसी को हम लोग मेधा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मेधा शक्ति कहते हैं। तो शिक्षा में मेधा शक्ति। अब देखो, शिक्षा के प्रति कई लोगों का भय होता है, कई लोगों का डर होता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो आगे चलकर भविष्य में मेरा नौकरी होगा कि नहीं। तरह तरह के मतलब शिक्षा के प्रति लोगों के अंदर डर होती है। तो लेखक कहते हैं जे कृष्णमूर्ति जी कि शिक्षा में आपके अंदर मेधा शक्ति होनी चाहिए। पहली बात है शिक्षा समझिए, शिक्षा किसे कहते हैं? तो देखो, अहिंसक प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। मतलब ऐसी नॉलेज जो हमें क्या करे, मतलब पूरी दुनिया से ऊपर ले जाए, जो हमें हमारा अपने आप का विकास करे, अपने आप का जो विकास करवा दे, अपने जीवन को समझा दे, वही रियल में शिक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो वो शिक्षा हो गई। नहीं, ये सब बेकार की शिक्षा, ये सब कभी काम नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? ऐसी शिक्षा जो आपके अंदर जलन को प्रेम में बदल दे, दुख को सुख में बदल दे, हिंसा को हिंसा में बदल दे। वो सब शिक्षा क्या कहलाती है? मतलब वही सब शिक्षा रियल में शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा का रियल अर्थ होता है जीवन को विकास की ओर ले जाना और अपने जीवन को समझना। यही शिक्षा का रियल अर्थ होता है। तो शिक्षा में मेधा शक्ति जो होती है ना, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर के भय को, हमारे अंदर के डर को दूर करने का काम करती है। यहाँ पर लेखक ये भी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य वो अपने आप का विकास तभी कर सकता है जब वो स्वतंत्र होगा, मतलब पूरी तरह से क्या उसको आज़ादी रहेगी। देखो, कहने का मतलब है आप ऐसी शिक्षा मत हासिल करिए जिसको सिर्फ रटना पड़े, जिसको समझना नहीं पड़े। मतलब कहने का मतलब है रटने वाले विषय को लेखक कहते हैं कि सबसे दूर रहो। ठीक है ना। ऐसी शिक्षा आप हासिल करो जो तुम्हें अपने आप का विकास कर दे, अपने जीवन को समझा देवे, वो रियल में शिक्षा होती है। और खासकर आपको जो शिक्षा लेनी है उस शिक्षा के मामले में आपको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता मिली होनी चाहिए, तभी जाकर आप कुछ अलग कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको शिक्षा के मामले में पूरी तरह से आज़ादी मिली, आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी करने का मतलब नहीं आलतू फालतू काम करने लगे। ऐसा अपने जीवन के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए जौन कार्य करेंगे एकदम अच्छा आपको कार्य करना है। तो आपको मतलब शिक्षा के मामले में पूरी तरह से आज़ादी होना चाहिए। जब आपको आज़ादी मिली रहेगी तो आप तरह तरह की क्रांति फैलाएंगे, तरह तरह के समाज के जो गलत जो नियम है, कानून है, उसके प्रति आप आवाज़ उठाएंगे, क्रांति फैलाएंगे। जिससे क्या होगा कि आपके अंदर सत्य का संचार होगा, सत्य का विकास होगा, और उसके मामले से आप अपने जीवन को पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो शिक्षा में मेधा शक्ति का मतलब यही होता है बुआ, शिक्षा में मेधा शक्ति का यही मतलब होता है कि वैसी शक्ति जो हमारे अंदर डर को मतलब दूर कर देवे, हमारे अंदर के भय को क्या करे, दूर कर देवे,
और साथ में शिक्षा का मतलब जब भी हमें शिक्षा मिलनी चाहिए तो हमें मतलब किसी के अभाव में या प्रभाव में हमें शिक्षा नहीं हासिल करनी चाहिए। कई लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैं नॉलेज हासिल कर रहा हूँ तो कोई लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के बाद लोग क्या मतलब क्या ना कि दूसरों की बातों सुनकर कभी कल हम लोग कुछ काम ही करना छोड़ देते। नहीं, कौन क्या कह रहा है उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए, उससे मतलब ही नहीं रखनी चाहिए, आपको सिर्फ अपने आप से मतलब रखनी है। तो शिक्षा में मेधा शक्ति समझ गए, ऐसी शक्ति मतलब शिक्षा का मतलब समझ मतलब आपको रियल में शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र होना पड़ेगा, आज़ाद होना पड़ेगा। और ऐसी शक्ति जो आपके अंदर के भय को दूर कर देवे। देखो रियल में शिक्षा का मतलब होता है जब आप पूरी तरह से शिक्षित हो जाएंगे ना तो आपके अंदर के सारा जो डर है जो भय है वो सब खत्म हो जाएगा, तनिक भी आपके अंदर डर भय नहीं रहने वाला है। तो ऐसी शक्ति जो आपके अंदर के डर को भय को दूर करे उसे हम लोग मेघा शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट है शिक्षा के लिए भय युक्त वातावरण। लोग कहने का मतलब है शिक्षा के मामले में कई बार लोगों को डर लगता है। भय युक्त वातावरण का मतलब क्या हो गया, अपने समाज के जो लोग बातें करते हैं शिक्षा के मामले में। अब मान लो कि आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं या मान लो कि आप कहीं ट्यूशन जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर आपका टीचर सिर्फ रटवा रहा है और आपकी कोई प्रशंसा सिर्फ कर रहा है, जबकि वो समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ वो रटवा रहा है, आप रटते जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन है। अब मान लो प्रकाश किसे कहते हैं आपसे पूछ दिया गया, अब आपको समझ में नहीं है कि प्रकाश किसे कहते हैं, आप रटते जा रहे हैं कि रटते जा रहे हैं कि वह एक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाती है, प्रकाश कहलाती है, ऐसे रटते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी शिक्षा किस काम का है? शिक्षा का रियल में मतलब ये होता है कि वैसी शिक्षा जो हमारे जीवन को समझा देवे, जो हमारे जीवन के मूल्यों को बता देवे, वो क्या कहलाती है? वही रियल में शिक्षा कहलाती है, वही यथार्थ शिक्षा कहलाती है, वही एक्चुअल शिक्षा कहलाती है, एक्चुअल एजुकेशन वही कहलाती है। तो ठीक है ना। तो शिक्षा के लिए जो हम लोग के वातावरण में आज भय पैदा हो गया कि फलाना क्या कहेगा, चिल्लाना क्या कहेगा, ये सब एक तरह का क्या हो गया, भय मतलब पैदा हो गया। ठीक है ना। तो बोले कि हमारे अंदर जो हमारे समाज में आजकल जो कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में जो नियम कानून है, वो सब क्या करता है, इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है, इंसान के अंदर मतलब भय पैदा कर देता है। तो रियल में शिक्षा हासिल करने का मतलब अपने अंदर से भय को दूर करो, अपने अंदर से डर को क्या करो, दूर करो। कई लोग कुछ काम करना इसलिए छोड़ देते हैं कि गांव के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरा पत्नी क्या कहेगा, मेरा पति क्या कहेगा, मेरी माँ बाप क्या कहेगा। इसी कारण से कई लोग क्या करता है, काम धाम करना छोड़ देता है, या कई लोग अपने नौकरी को छोड़ देता है, या कई लोग मान लो कोई IAS कलेक्टर बनने जा रहा है और मतलब कहने का मतलब है उसको वैसा पढ़ाई नहीं मिल पाता, वैसा नॉलेज नहीं मिल पाता, नहीं बन पाता है। तो बाबू इस बात से पहले आप परिचित हो जाना है कि शिक्षा के लिए जो आपके अंदर भय है पहले उसको मारो, कूच के भगा दो साला को। क्योंकि डर रहेगा ना, डर जो है ना चीज़ है, डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसी कारण से जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि डर ही एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को कभी पढ़ने नहीं देगा, बढ़िया से वो पढ़ने नहीं देगा। डर रहेगा तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। डर कहेगा कि एग्जाम के मामले से पढ़, लेकिन जब भी पढ़ो ना तो आपको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ाई पढ़ो जो आपके हर काम में यूज आए, आगे भविष्य में भी काम आए, बुढ़ापे तक वो शिक्षा आपको काम आनी चाहिए। रटने वाला पढ़ाई आपको कभी नहीं पढ़नी चाहिए। तो शिक्षा के मामले में हमारे वातावरण में आज भी भय है, उस भय से आदमी जब तक दूर नहीं होगा तब तक वो अपने आप का विकास कर नहीं पाएगा। इसलिए जो हमारे वातावरण में शिक्षा के प्रति जो भय है, जो डर है, जो फियर है, उसको दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर रियल में शिक्षा मिल सकती है। ठीक है। तीसरी पॉइंट है जीवन में विद्रोह पर बल। अब देखो सबसे पहले मतलब हम लोग जीवन का मतलब कहते हैं है क्या, ये चाहे जीवन किसे कहते हैं पहले ये आप बताइए। तो देखो वो जीवन का मतलब क्या होगा, जन्म से लेकर मरण के बीच वाला जो भाग होता है ना वो जीवन कहलाता है। अब इसी जीवन में हमें या तो अच्छा काम करना है, नहीं तो बुरा काम करना है, या तो दुनिया में इतिहास रच देना है, नहीं तो एकदम अपने माँ बाप का नाम झुका के चले जाना है। देखो दुनिया में आए तो कुछ ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हारा क्या करे, गुणगान करे। तो जीवन में कुछ विद्रोह की बातें करी गई है, क्रांति की बातें करी गई है कि जो मनुष्य अपने जीवन में कुछ क्रांति नहीं करता है, बदलाव नहीं करता है, वो मनुष्य कभी मतलब आगे नहीं बढ़ सकता, संघर्ष नहीं कर सकता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज में जो गलत नियम है, गलत कानून है, गलत व्यवस्था है, उसके प्रति विद्रोह करो। जब तक तुम विद्रोह नहीं करोगे तब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं सकते हो, क्योंकि विद्रोह करना ही तुमको बहुत आगे ले आती है, तुमको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाती है। इसलिए विद्रोह करो, क्रांति करो, जहां भी गलत नियम कानून दिखाई दे उसके प्रति खड़ा हो जाओ, उसका डटकर विरोध करो। जब तक तुम डटकर विरोध नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन को समझ नहीं पाओगे, और जब तक तुम अपने जीवन को नहीं समझ पाओगे तब तक तुम अपना विकास नहीं कर पाओगे, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाओगे। कौन कहते हैं?
ये कहते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, मतलब जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, ठीक है ना। तो समझिए जीवन में विद्रोह का बहुत ज़्यादा महत्व है, हमें विद्रोह करनी चाहिए, वही विद्रोह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करती है। चौथा है कि शिक्षा के कार्य में प्रकाश डाला गया है। अब देखो शिक्षा के कार्य का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग रियल में शिक्षा हासिल करना स्टार्ट कर देंगे तो जो शिक्षा है वो हमारे अंदर के भय को, हमारे अंदर के डर को क्या करेगा, दूर कर देगा। तो शिक्षा का मैंने यही कार्य है कि हमें स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा हासिल करना है, किसी के अभाव में, किसी के प्रभाव में हमें ज्ञान नहीं हासिल करना है, नौकरी लेने के बहाने से हमें ज्ञान नहीं हासिल करना है, हमें क्या है, स्वतंत्र होकर ज्ञान हासिल करना है। क्योंकि जब मनुष्य स्वतंत्र होता है तो वो अपने जीवन के प्रति कुछ भी कर सकता है। और रियल में किसी भी मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देनी चाहिए कि जाओ तुम अपने लाइफ में जो करना चाहते करो, लेकिन टाइम इतने टाइम में तुम्हें कर ही लेना है। ऐसा नहीं कि किसी को होता क्या है कि कई लोगों को स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा तो कुछ करता नहीं है, सब एक आते फेंकने लगता है सब। तो स्वतंत्र छोड़ने का मतलब ही नहीं है कि आलतू फालतू आप कार्य करने लगिए। शिक्षा का मतलब है आपको स्वतंत्रता मिले, लेकिन आपको उसमें कुछ अच्छा कार्य करना है, अपने जीवन को समझने वाली कार्य करना है, अपने जीवन को विकसित करने वाले कार्य को आपको करना है। तो शिक्षा का मतलब यही है। तो शिक्षा के कार्य पर प्रकाश आपको डालना है। तो शिक्षा के कार्य का मतलब क्या हो गया कि ऐसी वातावरण में आपको शुरू से ही ज्ञान दी जाने लगी है, मतलब शुरू से ही आपको ऐसा वातावरण में रखना है जहां से आपका संपूर्ण विकास हो सके, जहाँ से आप प्रैक्टिकल दुनिया को समझ सके। आपको मतलब ज्ञान जो मिली चाहिए वो प्रैक्टिकल मिली चाहिए। देखो दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर ज्ञान, किताबी ज्ञान कम दी जाती है और प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत ज़्यादा दी जाती है। इससे क्या होता है, प्रैक्टिकल जब ज्ञान आप हासिल करिएगा ना तो ज्ञान आपके दिमाग में डायरेक्ट छप जाता है। और किताब वाली ज्ञान क्या है, उसको रटते रहिए, फलाना चिलाना, आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। इसलिए जब भी ज्ञान हासिल करो तो प्रैक्टिकल ज्ञान हासिल करो। और शिक्षा का कार्य ये, जब शिक्षित हो जाएंगे आप, जब आप पूरा शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आपके मन के अंदर जो डर है, जो भय है, वो अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवी पॉइंट, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना एक ही प्रक्रिया के अंग है। मतलब आप क्रांति करिए, चाहे सीखिए, चाहे प्रेम करिए, तीनों एक ही चीज़ है, एक ही प्रक्रिया के अंग है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जब समाज में जो गलत कानून है उसके प्रति आप जो भी विद्रोह करते हैं उसे क्रांति कहते हैं। लेकिन जब आप कुछ सीखने की लालसा रखते हैं, मतलब जब आप कुछ जानने की लालसा रखते हैं तो उसे हम लोग सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। मतलब मान लो कि आप कुछ जानना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और समाज के जो गलत नियम है, जो गलत कानून है, उसके प्रति आप विद्रोह करते हैं, उसके प्रति आप आवाज़ उठाते हैं, तो क्रांति कहलाएगा आपका। मतलब क्या कहलाएगा, क्रांति कहलाएगा। तो समझ आ रही, क्रांति, सीखना और प्रेम करना तीनों एक ही प्रक्रिया का अंग है, आपको ये बताना है, मतलब इस पर आपको प्रकाश डालना है। तो समझ में आ रही है बात है। तो लिखना ये कि जब समाज के गलत कुरीतियों के प्रति, गलत नियम के प्रति हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो क्रांति कहलाता है, क्रांति करना कहलाता है। और साथ में जब किसी चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो उसे सीखना कहते हैं। और उसके बाद मान लो कि यहाँ पर आ गया प्रेम करना। क्या है, प्रेम करना। जब किसी चीज़ को हम लोग चाहने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। अब मान लो कि मैं हूँ, अब मुझे आईएएस बनना, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस को क्या करने लगा, पसंद करने लगा हूँ। देखो पसंद करने का मतलब नहीं कि उससे शादी करना चाहता हूँ। देखो पसंद करने के बाद उसको चाह रहा हूँ। पसंद तो आदमी कपड़ा को भी करता है, पसंद तो आदमी जानवर को भी करता है। इसका मतलब क्या, उससे शादी कर लेगा? नहीं, पसंद का मतलब कुछ और होता है। लव मतलब देखो इसके अनेक रूप होते हैं। कहने का मतलब है पसंद, प्यार, ये सब अलग अलग चीज़ होती है। इसको समझाने के लिए एक अलग वीडियो आपको बनाना पड़ेगा, तभी ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ है, आप क्रांति करना समझ गए, सीखना समझ गए, प्रेम करने का मतलब क्या, जब कोनो चीज़ को आप पसंद करने लगे तो क्या करने लगे, उससे आप प्रेम करने लगे। और प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि जिसको आप पसंद करो उससे आप शादी ब्याह कर ले। प्रेम का मतलब यही होता है, नहीं, ये प्रेम का मतलब बहुत गलत अर्थ होता है, ठीक है ना। तो प्रेम का सही मतलब क्या होता है, देखो प्रेम का सही मतलब होता है त्याग में, समर्पण में ही छुपा होता है, ठीक है। वो तो ये बातें समझ में आ गई। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना एक ही प्रक्रिया के अंग है, इस पर आपको जोर डालना था। तो क्या लिखेंगे इसमें कि जब समाज के गलत नियमों के प्रति हम लोग आवाज़ उठाते हैं, विद्रोह करते हैं, तो वो क्रांति करना कहलाता है। और जब किसी चीज़ को जानने की लालसा रखते हैं तो वो उसे सीखना कहते हैं। और जब किसी चीज़ को हम लोग पसंद करते हैं तो वो प्रेम करना कहलाता है। इससे साबित यही होता है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना एक ही प्रक्रिया के अंग है। आगे देखिए, जो छठा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा, नूतन विश्व के निर्माण पर प्रकाश डालना है। नूतन विश्व का मतलब नूतन विश्व होता है नया विश्व के निर्माण पर आपको प्रकाश डालना है। अब देखो लेखक यही कहते हैं कि आप नए विश्व का तभी निर्माण कर सकते हैं
जब आप पूरी तरह से शिक्षित होकेंगे। और जब आप पूरी तरह से तभी शिक्षित होकेंगे जब आपको शिक्षा के लिए संपूर्ण आज़ादी मिलेगी। जब संपूर्ण आज़ादी मिलेगी और वहाँ पर जो आप शिक्षा हासिल करेंगे, उस शिक्षा के माध्यम से जब अपने अंदर के डर को दूर करेंगे, तभी जाकर आप एक नूतन विश्व मतलब नए विश्व का आप निर्माण कर सकते हैं। तो कहते हैं कि नए विश्व के निर्माण के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि अपने अंदर के भय को दूर करो। आपको एक स्वतंत्रतापूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। शिक्षा के लिए आपको पूरी तरह से आज़ाद कर दी जानी चाहिए। तो अभी जाकर आप कुछ ऐसे ज्ञान हासिल करेंगे जिसके माध्यम से आप समाज में तरह तरह का विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे, जिससे नूतन विश्व का निर्माण हो सकता है। ठीक है ना। तो समझ गए होंगे नूतन विश्व के निर्माण पर आपको प्रकाश कैसे डालना है। तो लिख रहा है कि नूतन विश्व मतलब नए विश्व का हम लोग निर्माण तभी कर सकते हैं जब हम लोग कुछ ऐसे वातावरण का विकास करेंगे जिसमें मनुष्य जाकर प्रैक्टिकली दुनिया का ज्ञान ले, किताबी दुनिया का बहुत कम ज्ञान ले, जिसमें मनुष्य अपने जीवन को समझने लगे, वही क्या है एक अच्छा शिक्षा है। और वही शिक्षा जब हम लोग हासिल करेंगे तो उस शिक्षा हमारे अंदर के जो डर है, जो भय है, उसको दूर करने का काम करेगा। और उसी के माध्यम से हम लोग अपने समाज में क्या करेंगे, तरह तरह का विद्रोह क्रांति करेंगे, जिससे हमारे समाज में विकास होगा और नूतन विश्व मतलब नए विश्व का निर्माण कर देंगे। तो इस तरह से आप 6 पॉइंट समझ गए होंगे। शिक्षा में मेधा शक्ति क्या है, शिक्षा के लिए प्रयुक्त जो वातावरण में आजकल हम लोग समाज में भय फैला है वो क्या है, जीवन में विद्रोह क्या है, यही बातें समझ में आ गई। शिक्षा के कार्य पर भी प्रकाश डाला गया। क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना, तीनों एक ही प्रक्रिया के अंग है, ये भी समझ गए। नूतन विश्व का निर्माण कैसे होगा, ये भी पॉइंट आप समझ गए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 6 पॉइंट पर पूरी तरह से क्लियर हो गया। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।